हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के चैप्टर 3 की, जिसके अंदर हम बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज में हमने जो मेन टॉपिक लिया है वो है हमारा पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम इसकी मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसमें के अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज का किस तरह से रिवैल्यूएशन किया जाता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिशन की, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि आपके जब भी आप किसी तरह के सम करेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड तो वहाँ आपके वो काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टनरशिप, a partnership is an arrangement where parties known as business partners agree to cooperate to advance their mutual interest। यानी कि एक पार्टनरशिप एक इस तरह का अरेंजमेंट है, एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर पार्टीज बिजनेस पार्टी कहलाती हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम करती हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ। यानी कि उनका एक अपना इंटरेस्ट होता है, सबका एक पर्टिकुलर कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ये काम करना है, तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है जिसके बेसिस पे मिलकर ये लोग काम करते हैं। द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप में बी इंडिविजुअल पार्टनर, बिजनेस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, गवर्नमेंट एंड कॉम्बिनेशन। अब ये पार्टनरशिप जो होती है ये कैसे भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स को लेकर हो सकती है, बिजनेसेस को लेकर हो सकती है, इंटरेस्ट बेस्ड हो सकती है यानी कि किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर इन्होंने पार्टनरशिप करी है, स्कूल के बेसिस पर, गवर्नमेंट, कॉम्बिनेशन, किसी के भी बेसिस पर लेकर ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। और इसका मीनिंग जान लेते हैं जिससे हमारा और क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप के बारे में। अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट के बिहाफ पर एग्जिस्टेंस में आती है। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी पार्टनरशिप होगी उसके अंदर किस तरह से काम किए जाएंगे, क्या उनका मेथड रहेगा, ये सारी चीजें एक पेपर पे लिखी जाती हैं जो कि एक एग्रीमेंट इनका कहलाता है। दिस एग्रीमेंट कैन बी वर्बल और रिटन। अब ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन में है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर एज अ एविडेंस हम इसको यूज कर सकते हैं। और वैसे तो ये वर्बल भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आपको पहले से ही यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरह से आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी पार्टनर के बीच में। When two or more individuals enter into a partnership and sign a written agreement specifying the terms and conditions of carrying out business together, such written document is called पार्टनरशिप डेट। यानी कि देखो, दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि कौन कितना कैपिटल लाएगा। सबसे पहले तो इसमें ये लिखा जाता है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, और वो कितनी कितनी अपनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, क्या क्या इंटरेस्ट रहेगा सबका, किस रेशियो में उनको आपस में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन रहते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को इसलिए बोला जाता है पार्टनरशिप डेट। इसलिए ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर आप इजीली पता कर सकते हैं कंपनी में कौन कौन है, क्या है, कैसे काम करना है, और क्या मेथड रहेगा सारी चीजों को एनालाइज करने का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स पे कि एक पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, कुछ इसेंशियल फीचर्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। सबसे पहले आ जाता है हमारा एग्रीमेंट। देखिए, एग्रीमेंट की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पार्टनरशिप दो और दो से ज्यादा लोगों के साथ की गई आपस में एक डीड है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप हमारी जन्म लेती है या पार्टनरशिप की जाती है। तो ये क्या है, एक तरह का आपस में एग्रीमेंट होता है। सेकंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप क्या होती है, ये एक एग्रीमेंट है सभी पार्टनर्स के बीच में कि इसका जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का, वो सारा प्रॉफिट क्या होगा, एक दूसरे में बांटा जाएगा। थर्ड है हमारा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस की देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये अ, हमेशा लॉफुल होना चाहिए जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आप इलीगल पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं लीगल वे में करें, लीगल तरीके से करें, और
ये पूरा लॉ पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस, ये बहुत ही जरूरी है हमारे किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। फिर आता है मेंबरशिप। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो वो है हमारा 10। और अगर हम बैंकिंग केस की बात करें तो वो है हमारा सॉरी, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो है 20। और अगर बैंकिंग केस की बात करें तो वो है हमारा 10। लेकिन ये भी चेंज कर दिए गए हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एटलीस्ट आप याद रखिए कि कम से कम दो तो होने ही चाहिए, दो से कम कोई एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की यहाँ पर हम बात करें तो लाइबिलिटी देखिए सभी पार्टनर की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ज्वाइंट भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। यहाँ पर अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का लॉस होता है कंपनी के अंदर, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो वहां पे पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को भी यूज में लाया जा सकता है। और कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं इसके, तो वो डिपेंड करते हैं इनकी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में किस तरह के एग्रीमेंट किया हुआ है आपस में, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है, इस तरह की चीजें कभी कभी वेरी कर जाती हैं, क्योंकि हो सकता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कुछ और रूल लगाए हों उन्होंने, कुछ और डेट साइन करी हो, तो वहां पे ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाते हैं। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं एज अ एजेंट ट्रीट किए जाते हैं। वो फॉर्म की बिहाफ पर काम करते हैं, फॉर्म की तरफ से काम करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं खुद के एक्ट के लिए, जो भी वो काम करेंगे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ वो अदर पार्टनर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर ये सोचिए कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किया जाएगा, वो पार्टनर और पार्टनर्स फर्म दोनों ही यहाँ पर क्या रहेंगी, अलग रहेंगी, ठीक है। दोनों को सेपरेट माना जाता है। और जो पार्टनर्स हैं वो इसके एजेंट की तरह काम करते हैं। फिर आता है हमारा कलेक्टिव मैनेजमेंट। कलेक्टिव मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर फर्म और पार्टनर्स एक ट्रीट किए जाते हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं। When a contract is made in the name of the firm, all partners are responsible individually और collectively, ठीक है। यानी कि कोई भी यहाँ पर क्या होगा, फर्म में कुछ भी साइन किया जाएगा तो सभी रेस्पॉन्सिबल होंगे, अकेले भी और पूरे ग्रुप के साथ भी। यानी कि कोई भी लॉस होगा तो सबको वियर करना पड़ेगा, कोई प्रॉफिट होगा सबके साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव मैनेजमेंट आता है, यानी कि कोई भी काम होगा तो सबको इक्वल काम करना होगा, एक्सेप्ट अगर जो लिखा गया है वहां डेट के अंदर कि हाँ इस पर्सन को ज्यादा करना है, क्योंकि या फिर इस पर्सन ने ज्यादा पैसे लगाए इसको काम नहीं करना है, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है नॉन ट्रांसफरेबल लिबिलिटी ऑफ शेयर्स। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी पार्टनर अपने हिस्से के, अपने जो भी शेयर्स होंगे उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सहमति या उनकी कंसेंट ना ले ले, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शेयर्स होते हैं वो वहां पे नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। अब हम आते हैं एडवांटेजेस की कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। देखो, इजी टू फॉर्म सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। अब इजी टू फॉर्म क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती आपको। जरूरी नहीं है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन सब सारी इस प्रोसेसिंग में अपना पैसा खर्च करें, क्योंकि ये उन पर डिपेंड करता है। वो चाहते हैं तो वो करा सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन, वैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये इजी फॉर्मेशन होता है इसका, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है एक्सेस टू मोर कैपिटल। एसेस टू मोर कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल को असेस करना बहुत ही एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, हर पार्टनर अपना शेयर लेकर आता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इनफ फंड होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए। अगर हम इसका कंपेयर करें एक सोल ट्रेडर से, तो सोल ट्रेडर में क्या होता है, सोल ट्रेड के अंदर एक पर्सन होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास इनफ फंड हो उस बिजनेस में लगाने के लिए। लेकिन
उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा पर्सन होते हैं तो उनके पास फंड काफ़ी होता है, जिससे कि अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर पाते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्किल एंड टैलेंट। अगेन सेम यही बात है। पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे पर्सन होते हैं, सब अपना जो भी उनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो सबको कलेक्टिवली यूज करके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एक सब लोग आपस से डिस्कशन करके भी कोई ना कोई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम सोल ट्रेड से इसका कंपेयर करें तो सोल ट्रेड के अंदर एक अकेला पर्सन होता है। तो कई बार क्या होता है, वो और आप भी जानते हैं कि कोई भी पर्सन हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो वहां पर उसको किसी की कंसेंट भी नहीं मिलेगी, वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता, सब कुछ उसे खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्किल एंड टैलेंट काफी ज्यादा होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जितना लेबर होगी, जितना आप काम दूसरों को बांटोगे, उतनी ही इफिशियंसी निकल कर आएगी, क्योंकि हर पर्सन सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस तक काम करेगा। उसको ऐसा नहीं है कि उसको जो प्रोवाइड किया गया है, जितना उसको टारगेट दिया गया उसके बियॉन्ड उसको जाना है, उसको सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना है। तो ऐसे ही हर पर्सन अपना अपना टारगेट करेंगे पूरा, तो वहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा निकल कर आएगी। वहीं अगर हम सोल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, एफिशिएंसी कम रहेगी, क्योंकि एक ही पर्सन है, उसी को सारे काम करने हैं। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पार्टनरशिप के एडवांटेज समझा रही हूँ, तो साथ ही साथ आपको क्या हो रहा है, सोल ट्रेड का भी पता चल रहा है। तो आप सोल ट्रेड भी इसी हिसाब से लिख सकते हैं। फिर है हमारा फिफ्थ, कांटेक्ट विद कस्टमर्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के साथ कांटेक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन है जिस कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कम वर्डन है बिजनेस का, कम काम करता है बिजनेस के अंदर, तो उसको एक तरह से ये टारगेट दिया जा सकता है कि आप हमारे कस्टमर के साथ डील करोगे, जिससे कि हमें पता चले हमारे कस्टमर की क्या नीड है, या फिर किस तरह का हमारे कस्टमर को इनोवेशन चाहिए। ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, कांटेक्ट कस्टमर के साथ ज्यादा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। अगर वो उनको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं कि आप पर्टिकुलर इतने नंबर तक डील करोगे या आप इनके कांटेक्ट में रहोगे, तो वहां पर क्या होता है, उन कस्टमर के कांटेक्ट में रहने से बिजनेस क्या है, उस पे बहुत बिजनेस के साथ ये एक तरह का गुड रिलेशन हो जाता है, और कस्टमर फिर बार बार उसी बिजनेस या उसी कंपनी के पास आना पसंद करता है जहां पर उसकी डीलिंग बहुत अच्छे से होती है, जहां पर उसकी सुनवाई होती है, जहां उसे उसके मुताबिक चीजें मिलती हैं, उसके साथ अच्छे से डीलिंग की जाती है। ठीक है। फिर है यहाँ पे बोरोइंग कैपेसिटी। बोरोइंग कैपेसिटी की यहाँ पे बात करें तो देखिए बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो होती है क्रेडिट वर्दिनेस भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो जो भी लोन हमें दे प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन, या जो भी अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है, उनके पास क्या होती है कि एक तरह से वो सारे पार्टनर्स को जानते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ये हमारे पार्टनर्स हैं, इनका मार्केट वैल्यू इतना है। और जब सब बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो वहाँ कंपनी को भी लगता है कि अगर इस पर्सन ने मुझसे किसी भी तरह का अगर लिया, कोई भी फंड उन्होंने मुझसे एज अ लोन लिया है, और अगर किसी भी तरह का ये मुझे नहीं देते हैं, तो मैं उस सेकंड पार्टनर के पास जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके नाम पर दिया है लोन। तो इस तरह से क्या होता है, बोरिंग कैपेसिटी भी इसमें बढ़ जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप के पास क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अगर वो बाद में किसी भी तरह का लॉस भी होता है तो उनके पर्सनल असेट से लिया जा सकता है, जबकि ऐसा सोल ट्रेड में नहीं होता। सोल ट्रेड में एक इंडिविजुअल होता है। कई बार ऐसा होता है कि लॉस इतना हो जाता है कि आप उसकी पर्सनल असेट से भी उतना रिकवर नहीं कर पाते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है लोन लेने में, जबकि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेवन है हमारा इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। इंसेंटिव टू हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी डेट्स होते हैं उसके लिए जो भी पार्टनर्स है सभी लायबल होते हैं इक्वली। ठीक है। तो यहाँ पर इक्वली लायबल हैं, तो प्रॉफिट के लिए भी सब इक्वली शेयर करेंगे आपस में। तो सेम बात यही है कि अगर कोई भी पार्टनर उनमें से एक्स्ट्रा एफर्ट करता है तो वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा एफर्ट का इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस रेशो में देना चाहते हैं सभी पार्टनर्स। लेकिन अगर कोई हार्ड वर्किंग है, कोई एक्स्ट्रा काम करता है, तो वहां पर उनको इंसेंटिव भी दिए जाते हैं।
एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि स्किल अच्छी होने से, इतने सारे पार्टनर्स हैं तो फंड की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस वजह से बिजनेस का एक्सपेंशन होने के काफी चांसेस होते हैं यहाँ पर। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपस में ये वो लोग अच्छे से कंसेंट करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, अच्छे से सारी चीजें, आप अपना टैलेंट भी सही यूज कर रहे हो, स्किल्स यूज कर रहे हो, और प्रॉपर आपके पास फंड भी है, तो वहाँ पे एक्सपेंशन बिजनेस का इजीली हो सकता है। फिर आता है वाइज डिसीजन। वाइज डिसीजन का मतलब यहाँ पर ये है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और वो सारे पार्टनर्स आपस में कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन, एक लॉजिक डिसीजन आप उन सब के बीच से निकल कर आता है, जो कि कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होता है। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेशन विद पार्टनर्स। कोऑपरेशन विद पार्टनर्स का मतलब यहाँ पर ये है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो यहाँ पर ये पार्टनर जो होते हैं फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करते हैं, ज्वाइंट फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, जिससे इनके बीच में कोऑपरेशन काफी होता है। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चेंजेस बहुत जल्दी अडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है, सब चीज बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे ऑपरेशन करने में भी बहुत आसानी होती है। आप मैनेज कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हो। आपको अगर किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, आप उसको बहुत अच्छे से ले सकते हो, तो ऑपरेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। डिवीजन ऑफ रिस्क। डिवीजन ऑफ रिस्क का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने पार्टनर्स होते हैं उतने पार्टनर्स में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, रिस्क जो होता है जब सभी लोग उसको आपस में बांटते हैं तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, कम लगता है। और जिससे कि क्या होता है, अगर वही रिस्क हम किसी एक पर्सन के ऊपर डालेंगे तो वो ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वो जितना डिवीजन करते हैं, कहते हैं ना, जितना आप डिवीजन करोगे उतना आपको वो कम लगेगा। तो सेम वही बात पार्टनरशिप फर्म के अंदर है। जो रिस्क होता है वो यहाँ पर उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके अंदर ये पावर होती है कि वो फिर से वो अपना प्रोजेक्ट या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उसको फिर से कर पाए। ठीक है, जबकि सोल ट्रेड के अंदर ये ऐसा नहीं होता, उसका डिवीजन ऑफ रिस्क नहीं होता, तो उसको दोबारा से काम करने में, दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट्स। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम होता है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितने पार्टनर्स होते हैं आपको उन सबको बताना होते हैं वो सारी चीजें। तो ये थोड़ा कम की बात होगी, लेकिन एक तरह से बहुत सही भी है। अगर हम एडवांटेज की यहाँ पर बात करें तो बिजनेस सीक्रेट्स के होते हैं, यहाँ पे इजिली मेंटेन हो जाते हैं इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स कम हो। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है तो वहां पे मेंटेन ऑफ सीक्रेट्स नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये पॉइंट हटा देना चाहिए, एडवांटेज में तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस है, या फिर आप इस तरह से सिचुएशन डाल के भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि अगर पार्टनर्स कम है तो सीक्रेट आपका मेंटेन हो सकता है, बिजनेस सीक्रेट, लेकिन अगर पार्टनर ज्यादा है तो वो सीक्रेट आपका अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आता है इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इनकम्स, सारे पार्टनर्स की अगर हम एज अ कंपनी बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स पेएबल होता है वो बहुत कम होता है इन इसके अंदर, जबकि अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पे टैक्स ज्यादा होता है। तो आपको इस तरह से कंपेयर करके लिखना होगा, तभी आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट्स ये क्यों क्यों है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपेयर किया था सोल ट्रेड के साथ, इसलिए वो यहाँ पर क्या हो गया, इनके लिए एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने, जो कि हमारा डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये डिसएडवांटेज क्यों है, देखिए, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर मैनेजमेंट जो है हमारा डिवाइड हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी डिवाइड हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरे के ऊपर यहाँ पर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो हर कोई पर्सन
रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर कोई एक दूसरे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि ये इसको करना चाहिए था, ये भी तो पार्टनर है, ये भी तो प्रॉफिट ले रहा है, मैं क्यों करूँ। तो इस तरह का क्या होता है, हर एक दूसरे के ऊपर बर्डन डालते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी अपने ऊपर काम नहीं लेना चाहता, या फिर किसी भी तरह का लॉस होता है तो जिसकी वजह से हुआ है वो अपने ऊपर ना लेके बाकी सबके ऊपर वो डाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि लॉस हो या प्रॉफिट सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है कि किसी ने अपना जो भी उसको काम दिया गया था उसने ठीक से ना किया, उसकी वजह से वो लॉस हुआ हो, लेकिन वो कहते हैं ना, भुगतना लेकिन सबको पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए ये एक ड्रॉबैक है। फिर आता है डिले इन डिसीजन। डिले इन डिसीजन का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आ गया है कंपनी के अंदर, या ऐसा कोई मैटर आ गया है जिसमें सारे पार्टनर्स का होना बहुत जरूरी है लेकिन एक पार्टनर मिसिंग है, ठीक है, या फिर वो एग्री नहीं है, जो और लोगों ने निकाले हैं डिसीजन उससे वो एग्री नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर कोई इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो वो आप नहीं ले सकते, आपको सारे पार्टनर्स से पहले पूछना होगा। अगर सब एग्री होंगे तभी आप उस डिसीजन को ले सकते हो। तो यहाँ पे डिले हो जाता है डिसीजन में। अब है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पर ये है कि पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यूटी करने में या उसको आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कभी किसी की डेथ हो रही है, कभी कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, कभी इंसैनिटी, रिटायरमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो कंटिन्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नो ट्रांसफरेबल शेयर। अब इसमें क्या होता है कि आप एक कोई पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट या अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अगर उसको लगता है कि मैं अब ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे पहले सारे पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, कंसेंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है। फिर है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं होती। अब आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर कंपनी के अंदर ज्यादा पर्सन है तो, क्योंकि अभी हमने यही पॉइंट एडवांटेज में भी पढ़ा था, तो वहां पे क्या कहा था कि कम पर्सन है तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम ये लिखेंगे लिमिटेशन में कि ज्यादा पर्सन है तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रह पाती है कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह के लॉस या फिर इंसॉल्वेंसी के टाइम पर जो पर्सनल असेट्स है उनको भी यूज किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी इसका ड्रॉबैक है कि लॉस किसी की वजह से हो रहा है लेकिन वहां पे पर्सनल असेट सबकी यूज की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो भी पार्टनर्स होते हैं जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं अपने अपने डेट के लिए। अगर हम सॉल्वेंसी की बात करें तो जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो तो लाइबल होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो भी हमारे इंसॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो भी लायबल होंगे, ठीक है। तो यानी कि जिस जो रियल में इंसॉल्वेंट है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो जॉइंटली तो है ही बाद में तो इस तरह से ये वाली चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आगे जाके। इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं, बिजनेस जो होते हैं, इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि आपस में उन लोगों के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि ये बिजनेस में इतना काम नहीं करता, या फिर इसको ज्यादा लोग वो करते हैं, इसके डिसीजन को ज्यादा माना जाता है, या फिर इसको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इससे काम हुआ है, मुझसे इतना काम करवाया जा रहा है, मुझे अलग से नहीं दे रहे। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वहां पर कि हर चीज इससे पूछी जाती है, ऐसा नहीं है ये वो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ असेट्स। मिसयूज ऑफ असेट्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो भी पार्टनर्स हैं वो असेट्स का मिसयूज भी कर सकते हैं। अब मिसयूज कैसे, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो पर्सनल पर्पस से यूज करने से क्या होगा, अगर कभी असेट्स में किसी भी तरह की कोई भी खराबी आ गई तो वो क्या है, सारे पार्टनर्स को वेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है पूरी तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल और रेगुलेशन जो है और गवर्नमेंट का भी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि कोई भी यहाँ पे फॉर्मेलिटी, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी कराने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो भी पार्टनर्स होते हैं वो किसी से बाइंड नहीं होते हैं,
तो उस हिसाब से जो पब्लिक होती है उनके बीच में कॉन्फिडेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है कि ये कंपनी, हम प्राइवेट कंपनी है, हो सकता है हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें और ये हमारी कंपनी पैसे लेके भाग जाए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है।